नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो अनदर वीडियो इज़ हेयर। हम अगली वीडियो के साथ आ चुके हैं जो कि वीडियो नंबर 2 है और चैप्टर जो है हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। और अगर इन एमसीक्यूज़ की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप फटाफट जाके विज़िट कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो @TAT करके आप सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए देखते हैं हम आज के एमसीक्यूज़। चलिए, तो पहला है C40H56 इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला दिया है और ये किसका फार्मूला है ये बताना है हमने। देखो, एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, जिसमें हम देखते हैं होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री की टर्म है सिंपलेस्ट होल नंबर देखते हैं हम। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, कि कितनी एटम जो है हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसका हम नंबर देखते हैं कि वो कितना है। ठीक है, या फिर कंपाउंड लिख सकते हैं कि कितनी हमारे पास जो है एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है C40H56, मतलब कार्बन 40 एंड हाइड्रोजन जो है वो 56 नंबर में है, तो वो किस में होगी। ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है ज़ैंथोफिल एंड ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैरोटीन। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, जो मोनोमर यूनिट होती है, दैट इज़ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन होती है जिसका फॉर्मूला आता है C5H8। और इसकी जो है 8 यूनिट कंटेन करती है कैरोटीन। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कैरोटीन कंपाउंड का। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोला गया है एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज C40H56O2। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम भी साथ में इंक्लूडेड है। तो ये किसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ऑप्शन ए है ज़ैंथोफिल, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन एंड ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो कैरोटीन का तो हमने देख लिया कि कैरोटीन नहीं है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है ज़ैंथोफिल का। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ज़ैंथोफिल जो कि एक टाइप का पिगमेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है एंड विच इज़ येलो इन कलर, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन क्लोरोप्लास्ट, वेयर डज हैच स्लैग पाथवे अकर। देखिए, कैल्विन साइकिल को और क्या नाम से जाना जाता है, C3 साइकिल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए C3 साइकिल बोल दिया जाता है। और कैल्विन ने डिस्कवर की थी तो उसको कैल्विन साइकिल इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चलती है, बट हैच स्लैग पाथवे जो है वो कहाँ चलती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में ही चलेगी, क्लोरोप्लास्ट में चलेगी। देखो, C3 साइकिल और हैच स्लैग पाथवे किसे बोलते हैं, C4 साइकिल को। ठीक है, तो सेल जो होंगे वो क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट साइकिल जो होगी वो दोनों की दोनों क्लोरोप्लास्ट में ही चलेंगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अनदर नेम जो है इसका वो हैच स्लैग पाथवे है C4 साइकिल का। नेक्स्ट, इमर्सन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू। प्रीवियस वीडियो में हमने इमर्सन इफेक्ट देख लिया है, तो वो किससे रिलेट करता है, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ आर प्रोवाइडेड टुगेदर। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स आर प्रोवाइडेड टुगेदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इमर्सन इफेक्ट क्या बोलता है, जब भी किसी दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में फॉल करेंगी या फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट जो एमिट होगी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, तो वहाँ पे जो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इमर्सन इफेक्ट और इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन की बात की थी हमने, कल देखा था कि लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, लाइट रिएक्शन चलता है हमारा थैलेकॉइड में। ठीक है जी, थैलेकॉइड्स में चलेगा। अब कौन सा यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, कौन सा पिगमेंट है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये जो बाकी हैं कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल, इनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट्स। और इसके साथ ज़ैंथोफिल भी होता है, ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एंड क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए जहाँ पे रिएक्शन चलता है, इसीलिए इसको रिएक्शन सेंटर भी बोल देते हैं। तो डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व हो रहा है, क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्लोरोफिल ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बाकी काम, ये जो बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या रहता है, ये क्लोरोफिल ए की फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए है और ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट हैं जो कि क्लोरोफिल ए को इसकी ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमनल लीफ कलर इज़ ड्यू टू। देखो ऑटोमनल लीफ कौन से होते हैं, जो हमारे पास रेड कलर के होते हैं। ठीक है, रेड कलर हो जाता है पत्तों का, तो वो किसके दौरान होता है, किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट है जो कि रेड कलर दे देता है पत्तों में, कर देता है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी है कैरोटीनॉइड्स, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन एंड ऑप्शन डी है बीटा साइनिन। देखिए, तो रेड कलर जो है वो कैरोटीनॉइड से इंडिकेट होता है, तो हमने सीधा सा आंसर कैरोटीनॉइड कर देना है क्योंकि ये इंडिकेट करता है रेड कलर को, तो इसीलिए ऑटोमनल लीफ का कलर रेड होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट इन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हमने ये किए, क्लोरोफिल ए देखे, क्लोरोफिल बी देखा, फिर ज़ैंथोफिल देखा, फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड्स देखा। ठीक है, ये सारे देखे हमने, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारे सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन आर लोकेटेड इन। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या फिर कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ऑप्शन ए है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा या फिर ऑप्शन डी है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो जहाँ पे हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैरी वही कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए ही कैरी करता है, यही रिएक्शन सेंटर है, यही कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। जब भी कहाँ से, सनलाइट से हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यही कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, तो पिगमेंट जहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ प्रोटोन विद इन द क्लोरोप्लास्ट इज। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम H पॉजिटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ से आते हैं, तो ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है एक्साइटेड क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है रुबिस्को। देखो, क्लोरोफिल में तो कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं होती है, एंड रुबिस्को जो है वो एक टाइप का एंजाइम एक्ट करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो बचा कौन, वाटर बचा, तो यहीं से हमारे पास प्रोटॉन्स आते हैं, तो वाटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय रिएक्शन सेंटर इज।
अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय। देखो ये आ गया ट्रिकी क्वेश्चन। देखो यहाँ से लाइट आ रही है, अब हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट आ गई और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या है, हमने अभी देखा क्लोरोफिल ए है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्लोरोफिल ए जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एमिट किए, अब इसका जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से साइक्लिक में फिर से रिएक्शन सेंटर में ही आ जाते हैं, ठीक है। फेरेडोक्सिन आ जाता है, फिर यूबिक्विनोन आएगा, फिर साइटोक्रोम बी आता है, साइटोक्रोम एफ आता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है और बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्टीमेटली वो क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर में ही आ जाते हैं वापस। इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर। नेक्स्ट, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन सेंटर में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ किया जाता है P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से, ठीक है। तो इससे ये पता लग रहा है कि नॉन साइक्लिक में क्या चलेगा, फोटो सिस्टम 2 चलेगा, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये होती है P680 नैनोमीटर की। और वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे साइक्लिंग में PS1 चलेगा और इसकी होती है 700 नैनोमीटर्स। तो ये किससे रिप्लेस्ड होता है, तो ऑप्शन ए है प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है NADPH। H यहाँ पे है नहीं। तो अब बात करेंगे कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं वाटर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस हो जाएगी, फोटोलिसिस, ठीक है। वाटर जो है वो स्प्लिट कर जाएगा, वाटर टूट जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगी, इवोल्यूट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है जिसको हम फोटोलिसिस बोलेंगे। तो ये जो PS2 के इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाटर के थ्रू जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और एक और बात यहाँ से क्या पता लग रही है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्वेश्चन बनेगा कि नॉन वाटर की स्प्लिटिंग या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, वो कौन से सिस्टम में होती है, तो वो फोटो सिस्टम 2 में होती है, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती है वाटर की स्प्लिटिंग, जहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगी। नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लूकोज बट डू सो एज अ स्टार्च बिकॉज ग्लूकोज। देखो अभी हमें यहाँ से 2 चीज़ें पता लग रही हैं कि प्लांट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होती है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर, ठीक है, ना कि ग्लूकोज की फॉर्म में। तो स्टार्च जो है वो बाद में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, बट स्टोर जो रहती है प्लांट्स में वो स्टार्च ही रहती है, ग्लूकोज नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, ऑप्शन ए है ग्लूकोज इज़ अनस्टेबल, ऑप्शन बी है अट्रैक्ट्स हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी है विल चेंज न्यूक्लिक एसिड एंड ऑप्शन डी है अल्टर्स ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक बैलेंस को अफेक्ट करती है, अल्टर कर देती है, इसीलिए स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में, ना कि ग्लूकोज की फॉर्म में, ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन क्वांटम यील्ड was noticed by इमर्सन एट अ वेवलेंथ ऑफ, ठीक है। तो वो कौन सी वेवलेंथ पे किया था इन्होंने नोट, ऑप्शन ए है 400 to 450 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 600 to 650 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 650 to 680 नैनोमीटर्स एंड ऑप्शन डी है मोर देन 680 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे इमर्सन इफेक्ट हमने देखा कि 2 वेवलेंथ आएंगी, ठीक है, 2 फोटो सिस्टम, मान लो कि एक 680 का आ गया, दूसरा 700 का आ गया, और इससे फोटो सिस्टम जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑब्वियसली कैसी होगी, मोर देन 680 नैनोमीटर्स। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे जो कि कौन सी प्रोसेस करेंगे, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और इन
पहले आंसर देख लेते हैं इसका। सन से लेंगे वो एनर्जी, इंफ्रारेड रे से लेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल से लेंगे। देखो कीमोसिंथेटिक है, केमिकल की बात हो रही है, तो केमिकल जितने भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाएगा इनका सोर्स एनर्जी का, ठीक है। और ये कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है वो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे हमारे पास अमोनिया हो गया प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फिर नाइट्रेट्स हो गए एट्सेट्रा। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एनर्जी का सोर्स रहते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप गेट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आगे खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करके, तो वो कहाँ से लेंगे अपनी एनर्जी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वो एनर्जी लेते हैं लाइट से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ हेटरोट्रॉप ऑब्टेन्स इट्स कार्बन सप्लाई फ्रॉम। कार्बन सप्लाई का यही मतलब है कि वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे। हेटरोट्रॉप जैसे हम लोग आ जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, या फिर साइनाइड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिकल से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इन 1772 जोसेफ प्रीस्ली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। जोसेफ प्रीस्ली ने एक्सपेरिमेंट दिया था। अब आपने जोसेफ प्रीस्ली का तो आपको पता लग गया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। कब दिया था? 1772 में। ये ध्यान में रखनी है आपने बात। अब बात करेंगे कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था। ऑप्शन ए है प्लांट्स फूल द एयर, ऑप्शन बी है एनिमल्स प्योरीफाई द एयर ड्यूरिंग डे टाइम, ऑप्शन सी है प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्टोर एयर फॉर ईच अदर, एंड ऑप्शन डी है प्लांट्स गेट किल्ड इन द एयर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल रिस्टोर्स देयर एयर फॉर ईच अदर। देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसका किया था? एक उन्होंने रैट लिया था, ठीक है, और साथ में मिंट प्लांट लिया था और उसको एक जार में रखा था, ठीक है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल। तो इस एक्सपेरिमेंट, ये मोटा मोटा सा मैं आपको एक आइडिया सा दे रही हूँ। रैट लिया था, मिंट लिया था, ठीक है, और एक जार में रख दिया था। वहाँ से इसको पता लगा था कि प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के लिए रिस्टोर करके रखते हैं एयर, ठीक है, और ऐसे बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट हाइपोथेसिस दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज derived फ्रॉम वाटर was प्रोड्यूस्ड बाय। पहली हाइपोथेसिस किसने दी थी कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से लिबरेट होती है। तो ये किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट थे? वन बाय वन हम देखेंगे। ऑप्शन ए है एंगलमैन, ऑप्शन बी है प्रीस्ली, ऑप्शन सी है वैन नील, एंड ऑप्शन डी है ब्लैकमैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वैन नील। वैन नील ने बताया था कि जो वाटर है वो स्प्लिट होता है और वहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईगलमैन, TW ईगलमैन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रा का। एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, किसकी? स्पेक्ट्रा, जो हमारे पास वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ थी, उनका इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा दिया था। इसका नाम एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट भी है। एंड जोसेफ प्रीस्ली का हमने देख लिया। एंड ब्लैकमैन ने जो है वो दी थी हाइपोथेसिस की, जब भी फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो कि मिनिमाइज़ कर देंगे या फिर उसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये वन बाई वन हमने देख लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वैन नील, जिन्होंने ये बताया था कि वाटर जो है, वाटर टूटता है उसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन ऑफ कार्बन एसिमिलेशंस अकर इन। सीधा सा पूछा गया है कि डार्क रिएक्शन जो हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो डार्क रिएक्शन, ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट, एंड ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक की जगह क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स लिखा होता तो ऑप्शन ए राइट होता, ठीक है, ए सही होता। बट क्लोरोप्लास्ट है तो हम क्लोरोप्लास्ट के साथ जाएंगे। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बी डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन दैट इट डज नॉट।
ऑप्शन ए है बिकम ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन बी है बिकम रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी है बिकम एक्साइटेड एंड ऑप्शन डी है प्रोड्यूस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात है क्लोरोफिल बी जो है वो क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकम ऑक्सीडाइज्ड, बट ये जो मेन पिगमेंट होता है इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इसीलिए ये एसेसरी पिगमेंट्स, हमने फंक्शन देख लिया एसेसरी पिगमेंट्स के कि वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज नहीं होता है बट क्लोरोफिल बी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए ये डिफरेंट होता है क्लोरोफिल ए से। नेक्स्ट, NADPH इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग। देखो हमारे पास दो साइकिल चलती हैं, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से रिएक्शंस में NADPH प्रोड्यूस्ड होता है। ऑप्शन ए है डार्क रिएक्शन, ऑप्शन बी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी है सीडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑप्शन डी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो हमारे पास ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ध्यान में रखनी है बात कि NADPH प्रोड्यूस्ड होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2 कम्स। ठीक है, PS2 में जब ATP सिंथेसाइज होंगे तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का राइट कहाँ आंसर हो जाएगा, कहाँ से, ऑप्शन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट से। ठीक है, क्योंकि हमने कल जब क्वेश्चन किया था एक, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस एनर्जी है वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, वो ATP सिंथेसिस के लिए यूज़ की जा रही है। सेम ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अगर ATP की सिंथेसिस करनी है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम होगा। ठीक है, तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, प्रोटॉन्स बन रहे हैं और वो प्रोटॉन जो है वो काम कर रहे हैं ATP सिंथेसाइज करने का, तो यहाँ से एनर्जी मिल जा रही है। ठीक है, PS2 सिस्टम में, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन कॉल्ड। देखो पहली बात यहाँ से ये पता लग रही है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन एक कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन जो एक सेलुलर, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों आपस में कॉमन है, सिमिलर है। ठीक है, कैसे सिमिलर हैं आइए देखते हैं। क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में और माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन में क्या होगा, ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, ATP की जनरेशन होती है कैसे, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ही यूज़ करके, प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज़ करके ATP सिंथेसाइज होते हैं या फिर ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके ही ATP जनरेट होते हैं। वहीं फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी ऐसा ही होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन जो कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन है और ये फोटोसिंथेसिस है। बट क्वेश्चन ये बनता कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की कौन सी साइकिल है, तो वो साइकिल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब एडिशन में आप इतना याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कब बनाती है, ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में बनती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड अब मैं बात करूँगी माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन की, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो ये बनती है यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज़ करके ATP बनते हैं, तो वो बनते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये थी माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात। अब नेक्स्ट, क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोफिल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है पाइरोल रिंग्स एंड साथ में फाइटोल टेल होती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर रफली सा बता देती हूँ कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, पहली बात तो ये 4 पायरोल रिंग जो हैं इनको बोला जाता है, 4 पायरोल रिंग इज़ कॉल्ड एज पॉर्फिरिन। पॉर्फिरिन भी लिखा होगा तो आपने पॉर्फिरिन के साथ जाना है, ठीक है। और फाइटोल टेल, अल्कोहलिक फाइटोल टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है, मतलब वाटर रिपेलिंग होगी। अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको बताऊं मोटा मोटा सा, तो ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एक मिनट, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सॉरी, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर रहता है और बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये मैग्नीशियम जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और मैग्नीशियम पिगमेंट क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है जिसको बोल देते हैं पॉर्फिरिन। और यहाँ जैसे यहाँ पे हेड, ये हेड है और यहाँ पे टेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, फाइटोल टेल होती है। तो ये टेल जो है वो किसके साथ कंबाइन करती है, ये लिंक्ड करती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ क्यों करेगी, क्योंकि ये लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक का मतलब होता है कि जो लिपिड के साथ बॉन्ड बना देता है, लिपिड के साथ लिंक हो जाता है। और ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर के साथ नहीं होगी। और बाकी जो हमारे पास 4 रिंग्स होंगी वो हाइड्रोफिलिक होंगी, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक होगी जो कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थे हमारे आज के कुछ MCQs। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।